नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। और चाणक्य स्पेशल में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे हमारे साथ बातचीत होगी। और हमारे बिहार से हमारे विशेष संवाददाता अनिल चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, मेरा सीधा पहला सवाल है आपसे जी कि 20 साल पहले जिस तरह से बिहार की राजनीति थी, चाहे वो लालू का शासन समझ लें, चाहे अन्य नेताओं की राजनीति समझ लें, तब के बिहार और आज के बिहार में क्या फर्क महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तब के बिहार में अब के बिहार में ये अंतर है कि उस समय ना शिक्षा थी, शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी कि विद्यालय में बच्चियां तो जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि रोड रबरिंग होता था, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता था। विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं थी, न शिक्षक थे न भवन था। उसके बाद बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़क मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं थी जी। उस समय एक हमारे भोजपुरी गायक कोई थे, तो नाम भूल रहे हैं, भोजपुरी गायक ने गाया था कि यदि आप बिहार में चल रहे हैं तो बिहार में जाने के बाद यदि सड़कें में गड्ढा दिखाई दे और बिना बिजली का खंभा दिखाई दे, बिना तार का बिजली का खंभा दिखाई दे, तो समझिए बिहार आ गए। भोजपुरी गायक ने गाया था, बिहार की परिचय था उस समय, समझे। और उसी समय जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वहीं एक गायक गाया था जो भोजपुरी में था कि खलिया सकरकंद अब अलगा भल झारखंड। मतलब झारखंड में सारी इंडस्ट्री चली गई और बिहार में कोई विकास था नहीं। लेकिन लालू जी के शासन जाने के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब उस समय बागडोर संभाले, नीतीश जी, तो लोगों में थोड़ी सी आशा की किरण जगी और धीरे धीरे जिस आशा की किरण की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने भी देखा उस राजनीति को, उस परिदृश्य को देखा। जी। नीतीश का मुख्यमंत्री बनना भी देखा गया, बट नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ही दिन बाद फिर वो लालू यादव के साथ, जी, यही गलती हो गई। यही आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका ये जो स्टेप था बिहार को फिर वापस उतने ही साल ये बहुत बिहार के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य थी। ये स्टेप उनका इतना बड़ा गलत हुआ कि शायद राजनीति में, बिहार की राजनीति में नहीं, बिहार के आम जनता के अंदर एक बहुत बड़ी भूचाल हुई और बिहार की विकास की गति वहीं फिर रुक गई। लेकिन पता नहीं भगवान उन्हें बुद्धि दिए और बिहार के जाने माने राजनीतिक लोगों ने उन पर बार बार प्रेशर बनाया, तो फिर हमारे मुख्यमंत्री जी का दिमाग घूमा और फिर पुनः वही गए जो विकास की गति दे सकती है सरकार। क्योंकि जब तक राजद के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ होते, तो उसमें बार बार राजनीति मन से कहा जाता था जंगल। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बार बार प्रधानमंत्री मोदी को ये कहने की आवश्यकता पड़ रही है। मंच पे पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, अभी आज भी जमुई में मंच से प्रधानमंत्री मोदी के सामने बार बार हंस के बोले कि हम तो आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि बार बार नीतीश कुमार को मोदी को ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है, मतलब साबित करना पड़ रहा है कि भैया हम अब कहीं नहीं जा रहे सर? ऐसी कौन सी नौबत आ गई? ये इसलिए हो रही है कि एक पुत्र पिता के साथ यदि एक बार गलती कर लेता है तो पुत्र को बार बार ये सफाई देना पड़ता है अपने गार्जियन के साथ, गार्जियन के पास, कि मैं अब उस गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, हमारी गलत लत जो है छोड़ चुका हूँ। तो एक बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया होने के नाते यदि इतनी बड़ी गलती कर बैठे तो आम जनता के बीच उनको दिखाने के लिए, राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए, पहल बनाने के लिए, जनता के बीच विश्वास जमाने के लिए बार बार उनको कहनी पड़ रही है। गलती उन्होंने एक बार किया और माफी बार बार मांगना पड़ रहा है, सफाई बार बार देना पड़ रहा है। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं कि बार बार उन्हें सफाई देना पड़ रहा है। एक दूसरे बिंदु पे आते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये वास्तव में या तो भूल जाते हैं या जानबूझकर इस तरह से करते हैं कि किसी भी IAS अधिकारी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, इंजीनियर के पैर पड़ लेते हैं। कई बार मोदी को भी, हम प्रधानमंत्री को भी हमने देखा कि मजबूरन उनका हाथ पकड़ना पड़ा कि नहीं ऐसा मत कीजिए। तो ये क्या है? ये एक टेंडेंसी है या कुछ मानसिक उनका ये है? क्या उम्र का लिहाज, ये उम्र के लिहाज में होता है। क्या है कि एक बीमारी होता है डिमेंशिया जिसे कहते हैं। मैं बार बार आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उम्र का असर पड़ता है, तो उनके ऊपर उम्र का असर पड़ रहा है। दूसरी, प्रेशर में बहुत रह रहे हैं। प्रेशर किस टाइप का प्रेशर? राजनीतिक प्रेशर। चूंकि उनको होता क्या है कि विरोधी को छोड़ दिया, जिसके साथ आप कुछ दिन रह गए, फिर पुनः उसको छोड़ करके फिर दूसरे के साथ गए, तो जिसके साथ आप रहे, आपकी कुछ कमजोरी को वो समझ गए राजनीतिक गलियारे से। अब उस बात से उनको हमेशा भय बना रहता है कि ऐसा ना हो कि उस बात को फिर ये दिखाई दे जनता के बीच पहुंचे तो जनता में हमारी विश्वसनीयता, मतलब वो एक इंटरनल डर उनको बना रहता है, इंटरनल भय बना हुआ रहता है।
आंतरिक भय जिसको कहते जी, जी। हैं वो बना हुआ है, जिसको लेकर के वो थोड़ी सी भूल रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अच्छे चिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से उनको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बिहार के मुखिया हैं, हम लोग के आन बान शान है बिहार के लोगों को, तो ये गलती उनसे हो रही है और इस बात को बार बार उछाला जा रहा है। लेकिन इसका निर्णय ये नहीं है कि इसका निर्णय ये है कि इसका समाधान उनको निकालना है। जी चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब बात करूंगा अपराध और अपराधियों की। जी बिहार जाना जाता रहा है, जी, जी। जैसे उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, वैसे बिहार पूरा इन सब चीजों के लिए जाना जाता रहा है। वहाँ जी। बात कम गोली ज्यादा। जी जी ये भी कहा जाता था कि घर में जितना गेहूं नहीं उससे ज्यादा साला गोली रखी। गोली रखे हुए हैं। ठीक है। जी हमारे साथ भी मीडिया में हमारे एक असिस्टेंट हुआ करता था, वो एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ रियल की। तो हम लोग पार्लियामेंट पे कवरेज कर रहे थे, तो गोविंद नाम था उसका बच्चे का, असिस्टेंट के लिए आया हुआ था, आपके पटना के पास का ही था, कहीं का जगह का नाम बोल रहा हूँ। जी जी तो एक दिन किसी ने उसको थोड़ा सा टॉर्चर किया, मतलब धमकाया। जी तो बाद में आके मेरे से कह रहे सर एक बात बताएं, आप ब्राह्मण आदमी हैं, आपकी इज्जत करने की वजह से हम चुप रह गए, नहीं साले को पता नहीं जितना इसके घर में राशन नहीं होगा उससे ज्यादा हमारे घर में गोली भर के बोरा में रखा हुआ। तो इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति रही है बिहार के अंदर, एक छोटा सा एग्जाम्पल जी, जी, जी। इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति रही है बिहार के अंदर, क्या लग रहा है पिछले 15-20 सालों में इस सोच में कुछ बदलाव हुआ है या वास्तव में अभी भी वही है? नहीं सर, बदलाव तो बहुत हुआ है, इसीलिए लोग जंगल राज कहकर संबोधन करता है। उस समय होता क्या था कि बिहार में कहीं भी अपहरण हो, अपहरण राजधानी पटना में हो, गाड़ी की किडनैपिंग हो, व्यक्ति का किडनैपिंग हो, लेकिन सूचना मिलती थी कि पश्चिमी चंपारण के जंगल में आप जाओगे, वहाँ बदले में जो रिश्वत मिलता था, रिश्वत जहाँ बोला वहाँ पहुँचा देने के बाद में वो पश्चिमी चंपारण जंगल से लोगों को प्राप्ति होती थी, रिकवर होता था। और वो साधु यादव जी का नाम बार बार आता था। आज वो साधु यादव जी वहीं लालू यादव जी से अलग हैं, लेकिन उनका नाम बार बार आता था, इसलिए जंगल राज के नाम से जाना जाता था उस समय का बिहार। अब के बिहार जंगल राज में बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ सर। उस समय तो कोई मार्ग नहीं था। अब देश के सारे सभी कॉरिडोर जो बिहार से होकर गुजर रहे हैं, सारी की स्थिति देख रहे हैं। बिजली वहाँ 20 घंटा से 22 घंटा 24 घंटा तक बिजली मिल रही है। फिर भी अब भी लोग कहते हैं कि नहीं लालू यादव का शासन अच्छा था, नीतीश के शासन में कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्या? नहीं, कहने वाले गलती तो रामराज में भी थी। रामराज में भी जो गलत कहने वाले थे, राम को हंसते थे, लेकिन राम ने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपने भ्राता को छोड़ दिया, अपने राजपाट को छोड़ दिया जनता की सेवा में। फिर भी सभी लोग उनका नहीं हुए। ये तो प्रकृति का नियम है कि सभी लोग किसी राजनीतिक या किसी व्यक्ति का, आपका और मेरा भी नहीं हो सकते हैं जी। तो वर्तमान में विकास की गति इतनी तेज है कि अब विकसित बिहार तो नहीं बन पाया, लेकिन विकासशील बिहार है। विकासशील बिहार है। चलिए आपके विकासशील बिहार की अगर मैं बात करूं तो क्या ये विकासशील की गति, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में फिर से विधानसभा चुनाव आप लोग के सामने है बिहार में, तो आपको क्या लगा है ये विकास की गति डबल होगी या रुकेगी? नहीं सर, प्रधानमंत्री जी इस बार भी बिहार दरभंगा में आए थे, बार बार जब बिहार आते हैं इस बात का जिक्र करते हैं। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिहार को बहुत सारा कॉरिडोर मिलना, बिहार को बहुत सारा मार्ग मिलना, बिहार की एक जो पहचान थी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको दोबारा से जिंदा किया गया, कितने बड़े ऐतिहासिक। बहुत अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा दी गई, सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, सभी जिला में मेडिकल कॉलेज। फिर भी लोकसभा चुनाव में उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं रहा। बिहार के लोगों की मानसिकता है क्या कि जो गलत लोग हैं उनकी मानसिकता जो बन चुकी है वो जातिवाद को लेकर के, वहाँ विकास को लेकर के वहाँ चुनाव अभी नहीं हो रहा है। स्थानीय राजनीति में वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे वही है जी, मेरा सवाल आपसे वही है जी कि विकास की स्पीड और विकास की गति की जो आप बात कर रहे हैं ये बरकरार रहेगी या नहीं सर, गाड़ी पंचर होगी? नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम लोगों को यही उम्मीद थी, बार बार प्रधानमंत्री का वहां जाना, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करना, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाना, प्लस बिहार को अधिक से अधिक फंड देना। जी जी ठीक है, तो ये सारी चीजें किस लिए की गई थी? इसलिए की गई थी कि विकास की गति मिले, आशातीत लाभ तो मिला और आशातीत लाभ मिला, लेकिन जो पूर्णतः जो लाभ की उम्मीद थी वो नहीं मिला। तो होता ही है। दूसरा चिराग पासवान को हनुमान जी बना के खड़ा किया गया, उसका कुछ लाभ आया क्या? जी, चिराग पासवान वाकई में हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान का मतलब क्या, समर्पण भाव से, राम के प्रति समर्पण भाव से उन्होंने जो काम किया वही काम आप राजनीति में आज के समय में चिराग पासवान जी एनडीए के प्रति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पण भाव से कर रहे हैं। उनका बार बार कहना है कि मैं समर्पण भाव से एनडीए में हूँ, एनडीए में था और एनडीए में रहूंगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाली राजनीति में चिराग पासवान बिहार में एक बड़ा रोल अदा करेंगे? ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि युवा है, कर्मठ है, विद्वान भी है, तो लालू यादव के पुत्र भी है। ये अनपढ़ है ना, देखिए योग्यता में कोई तालमेल नहीं दोनों के बीच।
योग्यता में आकाश और पाताल का अंतर है। जो योग्य लोग हैं, और ये तो सब कोई कहता है 8वां पास है, पता नहीं 8वां पास है कि ग्रेजुएशन किए कि क्या किए, +2 किए, हमें पता नहीं है। क्योंकि सर्टिफिकेट में देखा कि मन से लोग कहता है 8वां पास। राजनीतिक गलियारे युवा की बात अगर करें तो राहुल गांधी भी युवा है, अब चिराग भी सब साथ युवा चिराग है, को पप्पू कहकर तेजस्वी भी युवा है। पप्पू कहकर चिराग को किसी ने संबोधित नहीं किया, या विरोधी हो या सपोर्टर हो। लेकिन पप्पू इसलिए कहता है, लोग ये पार्लियामेंट में बोलते बोलते कुछ और बोल जाते हैं। ये तो कहता है कि आलू से सोना, खेत में आलू जलेबी पैदा करते हैं। हाँ, खेत में जलेबी करते हैं, आलू से सोना बनाते हैं। तो ये पता नहीं इनकी योग्यता कहाँ से मिली है, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है। मैं लांछना नहीं लगा रहा, लेकिन इनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है और योग्यता की ये पहचान है। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे झारखंड को लेकर है। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है। जी, पहले चरण का मतदान हो चुका है, कल 13 तारीख को पूर्णतः मतदान समाप्त हो चुका है, और जो परसेंटेज ऑफ रेशियो निकल के आ रहा है वो बहुत अंतर का है। जी, वोटिंग परसेंटेज जो आया है बहुत अंतर। विगत सभी विधानसभा के वोटिंग परसेंटेज को अगर हम लोग देखें तो उसमें बड़ा अंतर है। आपको क्या लग रहा है इस बार झारखंड कुछ बड़ा करने वाला है? बहुत बड़ा करने वाला है। प्रधानमंत्री जी का बार बार जाना, लोगों को विकसित झारखंड देखना, ये सपना है लोगों का। और एनडीए की तरफ लोगों का मूवमेंट बना चुका है। अभी तक का मूवमेंट नहीं, ये प्रधानमंत्री की वजह से या जब पूर्व मुख्यमंत्री जिनको अभी हटाया गया, जेएमएम ने हटाया, जी, उनकी वजह से नहीं, उनकी वजह से भी है। और प्रधानमंत्री जी की छाया है, जो प्रधानमंत्री जी का अच्छे काम है, और मुख्यमंत्री जी जो वहाँ गलती किए उनका परिणाम है, तो वहाँ एनडीए को बहुमत मिल रही है। मतलब आपका कहना ये कि जो बदलाव हुआ है, जी। उस बदलाव का असर हमें लगता है कि बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरा पड़ोसी राज्य है बिहार, जैसा कि मैं बार तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगली सरकार बीजेपी की, एनडीए की बनेगी, बीजेपी की ही बनेगी, इसमें मतलब एनडीए की, जी, बहुमत एनडीए की होगी। चलिए, चाणक्य स्पेशल में आज हम लोग इस बात की एक भविष्यवाणी आपके सामने करते हैं कि इस बार भारी बहुमत के साथ झारखंड में संभवतः शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब तक काउंटिंग नहीं होती है, रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हम लोग खुल के किसी चीज़ को खुल के एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते हम लोग ये पूर्णतः नहीं कह सकते। लेकिन स्पष्ट रूप से इतना जरूर संदेश आम जनता ने झारखंड की दे दिया है कि इस बार एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि शिबू सोरेन की पार्टी और हेमंत सोरेन का जो सपना है, या कांग्रेस का जो सपना है, शायद वो बिखर भी सकता है, क्योंकि फर्स्ट फेज का मतदान वहाँ हो चुका है। और उस मतदान में जो संकेत वहाँ पे वोटर्स ने दिया है वो यही निकल कर आ रहा है कि एक बड़े बहुमत के साथ बीजेपी यानी कि एनडीए और जेएमएम के गठबंधन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अनिल जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि विधानसभा चुनाव आ चुका है, बिहार में भी अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। जी। आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले प्रशांत किशोर भी अपनी स्वराज करके जो पार्टी लेकर लॉन्च किया है उन्होंने बिहार में, जन स्वराज, तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ बीजेपी कांग्रेस को नुकसान हो या लालू को नुकसान होने वाला है? नहीं, उससे बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि देखा जा रहा है कि उनकी पकड़ अभी तक जमीन तक नहीं बन पाई, क्योंकि जमीन तक पकड़ बनाने में बहुत समय लगता है, और 10 साल 20 साल भी उनको नहीं हुआ। अभी तुरंत आए हैं, हाँ ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, आम जनता के बीच पकड़ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में उनकी पकड़ अभी नहीं बन पा रही है। उनके वही लोग जा रहे हैं जो राजद से क्षुब्ध हैं, कम्युनिस्ट से क्षुब्ध हैं, बीजेपी से क्षुब्ध है, कांग्रेस, जो भी किसी भी अन्य पार्टी से क्षुब्ध लोग की एक गठबंधन उनके यहाँ बन रही है। तो आप जानते हैं क्षुब्ध लोग वही होते हैं जिनका जनाधार नहीं होता है। क्योंकि राजनीति में नेता क्षुब्ध हो गया, आम जनता तो क्षुब्ध नहीं है वर्तमान सरकार से, इसलिए बढ़त गठबंधन की होगी, और यदि खड़ा हो गई तो 2-4% उनको मतदान मिल। बिहार में निर्माणाधीन पुलों का गिरने का जो सिलसिला चालू हुआ, उसके लिए किसको जिम्मेदार? इसके लिए वर्तमान जो व्यवस्था है उसको दोषी करार दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था की कमी थी। जांच तो काम करना उसका काम है वर्तमान सरकार की, क्या, और अभियंत्रण विभाग का काम है, पता नहीं। लेकिन जहां पुल की स्थिति ऐसी हुई, मुख्यमंत्री डायरेक्ट उसको संज्ञान में लिए, अब वो स्थिति बंद हो चुकी है, और सरकार इस पर एकदम मुस्तैद है, सजग है कि इस ढंग की बार नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कहीं सरकार की लचर व्यवस्था की वजह से ये अंजाम देखने को मिला? क्योंकि पहले भी आज विगत 10-15 वर्षों से जो लगातार सरकार चलती आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की व्यवस्थाओं पे लगाम लगाई जाए। लगाम लगाई गई है, लेकिन एक जगह संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है, क्योंकि प्रशासनिक महकमे में ये बात आई कि हो सकता है कि ठेकेदार से, प्रशासनिक पदाधिकारी से मिल करके या उस इंजीनियर लोगों से मिल करके तकनीकी
होल्ड किया जाए विरोधी के द्वारा, ये भी हो सकता है क्योंकि इसके पहले विरोधी सरकार में थी, तो विरोधी का भी पकड़ बन चुका था। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था में इसकी गलियारे में चर्चा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी बात तो सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधियों की एक साजिश थी, जिस पर सरकार जब से अपना चहलकदमी दिखाया है, अपना संज्ञान लिया है, उसके बाद निजी देखने व्यवस्था बंद हो गई। अब ये नहीं हो रहा। मतलब आपका कहना कुल मिलाकर यही है कि जो विकासशील बिहार है वो विकास की गति को आगे निरंतर जाएगा। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौधरी जी। मैं फिलहाल अपने सभी दर्शकों को बता दूं, अनिल चौधरी जी हैं हमारे विशेष संवाददाता, बिहार पूरा देखते हैं और इनका साफ कहना है कि विकासशील जो बिहार है उसके विकास की गति आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से बरकरार रहेगी और सरकार वापस एनडीए की आएगी। क्योंकि इनका साफ कहना यह है कि जिस तरह से 20 वर्षों से विगत पिछले 20 वर्षों के पहले जो बिहार था, जहां सड़क, गड्ढे, खंबे पे तार न मिलना और सब चीज़ों में जो बदलाव हुआ है, आज जो नेशनल कॉरिडोर है वहाँ से गुजरने वाले वाहन जो है पूरी तरह सुरक्षित रूप से निकलते हैं। बिहार में जो अपहरण की बातें थी उन पे लगाम लग चुका है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं बदलाव हुआ है। तो अब बिहार की जनता वहाँ पे बदलाव चाहती है। वास्तव में ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता बदलाव चाहती है या वास्तव में उसी गड्ढे में जिंदगी जीना चाहती है। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल में अनिल चौधरी जी के साथ मैं अशोक मिश्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।